हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, साइंस की क्लास में हमने जो मानव शरीर के तंत्र की जो सीरीज चल रही थी उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आनुवांशिकी, जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, चलिए, तो आनुवांशिकी में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आनुवांशिकी है क्या, विज्ञान की किस शाखा में जो ये आनुवांशिकी है इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हम जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंडल के नियम, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी या जिसे कहते हैं जेनेटिक्स। तो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है कि आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक लक्षण वो होते हैं जो पेरेंट्स से मतलब बच्चों के अंदर आते हैं। ऐसे गुण जो कि वंशागति है जिनकी कि मतलब जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, वो लक्षण कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। अब चलो कि आनुवांशिक गुण तो ये हो गए कि जो माता पिता के गुण है उसी के समान संतति में वैसे गुण आ गए। लेकिन ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कि समान गुण ही जो है संतति के अंदर आएंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लक्षण हमें बच्चे में अलग दिखाई देते हैं जो ना तो उसके माता से मिलते हैं ना उसके पिता से मिलते हैं। तो फिर ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं? तो ऐसे लक्षणों को कहते हैं डाइवर्टाइज, यानी कि विविधता कहते हैं। और ये विविधता और वंशागति, इन दोनों के बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं वही एक्चुअल में क्या है, आनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा भी करेंगे कि वंशागति वाले लक्षण कौन से होंगे, उनको कैसे पहचाना जाए, और विविधता वाले लक्षण कौन से होंगे, उनको कैसे पहना जाए। तो आनुवांशिक, जेनेटिक्स, चलिए, ये हमारा नया चैप्टर है। और इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई आनुवांशिकी जो है उसमें हम विविधता और वंशागति का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को पता है कि भाई अगर हमसे पूछा जाए कि वंशागति क्या है, तो ऐसे लक्षण जो माता पिता से सीधे ही बच्चे में प्रकट होते हैं, संतान में वैसे के वैसे ही लक्षण प्रकट होते हैं, तो वो तो कहलाती है वंशागति, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेज। ठीक है, और विविधता की बात करूं, विविधता की ऐसे लक्षण जो माता पिता से बिल्कुल विपरीत है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर माता की, जिसे हम बात करते हैं कि बच्चा जब होता है तो उसके अंदर कुछ लक्षण मतलब माता के भी आएंगे, कुछ गुणसूत्र माता के भी आएंगे, कुछ पिता के भी आएंगे, है ना। और उन्हीं से हमारी उस बच्चे की जो है जेनेटिक्स होती है। तो जैसे मान लीजिए, सपोज कर लो कि पिता की लंबाई 6 फुट है और माता की लंबाई 5.5 फुट है। ठीक है ना। तो अब जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की लंबाई को अगर हम कहें ना तो वो 6 फुट है पूरी, और ना ही 5 5 है। मतलब उन दोनों के बीच में अगर उसकी लंबाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये उसका बिल्कुल ही विपरीत लक्षण चला गया। इसके अलावा भी मैं बात करूं, जैसे कि सपोज कर लो कि पिता की जो आंखें थी उनकी आंखों का जो रंग था वो ब्लैक था, और माता की आंखों के रंग की बात करूं तो माता की आंखों का रंग जो है ब्राउन था। ठीक है, तो बच्चे में या तो पिता के आंखों के रंग के हिसाब से ब्लैक रंग की आंखें हो सकती है, या माता के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ब्राउन कलर की उसकी आंखें हो सकती है। लेकिन इन दोनों से हटकर अगर बच्चे की आंखें ब्लू कलर की है, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वहां पर ये जो ब्लू रंग वाली आंखों का लक्षण आया बच्चे के अंदर, संतति के अंदर, ये बिल्कुल ही क्या हो गया भाई, अलग हो गया। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो चलिए यहाँ पर कि भाई ये जो आनुवंशिकी है, अगर हम पहले इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति एवं विविधता का अध्ययन करते हैं, जीवों के अंदर वंशागति एवं विविधता का अध्ययन करते हैं, वही आनुवंशिकी कहलाती है, वही जेनेटिक्स कहलाती है। फिर बात करते हैं कि सबसे पहले इनके बारे में बताया किसने, कि भाई ये जो आनुवंशिकी है, कि भाई इस आनुवंशिकी वाले हम ब्रांच के अंदर जो है विविधता और वंशागति को भी पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका अध्ययन किससे किया? तो इसका सबसे पहले अध्ययन किया था जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो उसी के आधार पे उनको जो है आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात की जाए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। समझ में आई ये बात? चलिए, तो यहाँ पर जो जो हमने अभी तक समझा है वो पहला एक बार हम लिख लेते हैं कि आनुवंशिकी क्या है। तो आनुवंशिकी, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स विज्ञान की, विज्ञान की
इस शाखा में, विज्ञान की इस शाखा में जीवों के वंशागति, यानी जीवों के वंशागति, भाई वंशागति तो सबको क्लियर हो ही गया होगा कि भाई अपने हमारे समान लक्षण हमारी संतति में आ जाए तो वो वंशागति ही कहलाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, वंशागति या इनहेरिटेंस। वंशागति वे वंशागति इनहेरिटेंस, वे विविधता, तो विविधता के अभी मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल बताए कि बिल्कुल माता पिता से विपरीत गुण अगर बच्चे में आ जाती है तो वही क्या कहलाएगी, विविधता कहलाएगी, जिसको हम कहेंगे डाइवर्सिटीज, ठीक है। तो विविधता या डाइवर्सिटीज, चलिए, तो विज्ञान की इस शाखा में जीवों की वंशागति विविधता का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता, फिर यहाँ नोट डाल के हम लिख लेंगे कि भाई विविधता वे वंशागति के बारे में सबसे पहले जॉन ग्रेगर मेडल ने बताया था, इस कारण से उनको आनुवंशिकी का जनक या आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। यहाँ लिख सकते हैं हम, सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी में जीवों की आनुवंशिकी में जीवों की वंशागति वे विविधता का अध्ययन किया अतः इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, अध्ययन किया अतः इन्हें आनुवंशिकी के जनक या पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई ये आनुवंशिकी क्या है और इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, कि कैसे विविधता के भाई जो विपरीत लक्षण आते हैं उन लक्षणों के क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो मेंडल ने नियम दिए उससे पहले हम जो है इस जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। परिभाषाएं पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको परिभाषाएं समझ में आ गई, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा आपसे कि जीन क्या है, जीन किसे कहते हैं, या लक्षण क्या होते हैं, लक्षण किसे कहेंगे, ट्रेट्स किसे कहेंगे, विकल्पी क्या होते हैं, एलील किसे कहेंगे। अगर ये सारी परिभाषाएं, इनका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है, देन आपको आनुवंशिकी जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक है मान के चलना कि 80 से 85% आपका अभी ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अभी ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंडल के नियम्स को लेके, है ना, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आजकल हम कह सकते हैं कि थोड़े रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उनके लिए आपको इनकी परिभाषाएं समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम तो ये देखेंगे कि भाई ये जो आनुवंशिकी में हमने 2 शब्द लिए, वंशागति और विविधता, इनके बारे में पढ़ते हैं और विविधता के कारण क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए इधर, नेक्स्ट लिखते हैं हम इधर कि वंशागति या इनहेरिटेंस, वंशागति या इनहेरिटेंस, और एक साइड हम देखेंगे विविधता, डाइवर्सिटीज, क्या अंतर है दोनों में। तो देखो दोनों में सबसे जो सामान्य सा अंतर है वो सभी को पता है
कि वंशागति या इनहेरिटेंस क्या होती है? वंशागति होती है कि माता पिता से लक्षणों का संतानों में प्रकट होना। जैसे माता पिता के लक्षण है वैसे ही संतान में होना, ठीक है। या तो माता के लक्षण आ जाएंगे या फिर पिता के लक्षण आ जाएंगे। जैसे मैंने वो एक लंबाई वाला आपको एग्जाम्पल दिया, तो संतान की अगर लंबाई मान लो कि पिता के समान ही है तो इसका मतलब पिता के लक्षण उसमें प्रकट हुए, माता के समान है तो इसका मतलब माता के लक्षण उसमें प्रकट हुए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं। या आंखों का कलर ले लो कि पिता की आंखें मान लो ब्राउन है और बच्चों की भी आंखें अगर ब्राउन हो गई है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि पिता से आया हुआ ही ये लक्षण है, ब्राउन कलर की आंखें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि माता पिता से लक्षणों का माता पिता से लक्षणों का संतानों में संतान यानी इसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। संतान यानी ऑफस्प्रिंग, संतानों में प्रकट होना वो कहलाती है भाई वंशागति। क्या कहलाती है? वंशागति। चलिए, अब बात कर लेते हैं इधर विविधता के लिए कि भाई माता पिता से अलग नए लक्षणों का संतानों में प्रकट होना वो कहलाती है विविधता। क्या लिख सकते हैं? माता पिता से अलग नए लक्षणों का संतान में प्रकट होना वो कहलाता है विविध। चलिए, अब आगे बात करें कि भाई देखो, सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने बताया, इस कारण से उनको आनुवंशिकी का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है या आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने ये जो अध्ययन किया ये किस पे किया? तो आप सभी ने पढ़ा ही है, क्योंकि ये तो हमारे जो है अगर हम बात करें तो एजुकेशन के अंदर ही ये हमारे 9th-10th में ये चैप्टर आ जाता है ना। 9th-10th क्लास स्टैंडर्ड में आप होते हो तो सही उसी समय ये चैप्टर आ जाता है। तो मेंडल ने पौधों के ऊपर ही अध्ययन किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विविधता, ये वंशागति है, ये केवल हम लोगों में नहीं है, मतलब ये सिर्फ जंतुओं में ही नहीं पाई जाती है, पौधों में भी ये होता है। पौधों में भी वंशागति होती है, पौधों में भी विविधता होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे कि हम बात करते हैं गुलाब का पौधा है, अब वो जो गुलाब लग रहा है उससे अगर आप एक नया पौधा लगाते हो, उसी की कली को निकाल कर आप एक नया पौधा करते हो तो उस पर भी गुलाब ही लग रहे हैं, यानी समान लक्षण ही प्रकट होने हैं ना। तो ये वंशागति तो पौधों में भी पाई जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ विपरीत लक्षण पौधों में भी देखने को मिल जाते हैं, तो यानी विविधता भी वहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि आनुवांशिकी के अंदर अगर मैं फाइनली बात करूँ तो हम कह सकते हैं कि जीवों की वंशागति और विविधता का अध्ययन जो है वो आनुवांशिकी में किया जाता है। अब जीव चाहे वो जंतु हो चाहे फिर वो पादप हो, दोनों के अंदर ही वंशागति और विविधता पाई जाती है। चलिए, अब बात करते हैं कि वंशागति, तो भाई वंशागति के आने का कारण क्या है? मतलब या माता पिता से दोनों से गुणसूत्र आते हैं, तो भाई इनका कारण है, इसका रीजन है कि या तो पिता के लक्षण प्रकट हो सकते हैं बच्चे में या माता के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। लेकिन विविधता के क्या कारण है? तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जब विविधता की मैं बात करती हूँ तो इसको विविधता के कारण की हम बात करें तो विविधता के 3 कारण हैं। इन 3 कारणों से बच्चों में नए लक्षण प्रकट हो सकते हैं। विविधता के कारण। अब विविधता के कारण की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लेते हैं लैंगिक जनन। क्या लेते हैं भाई? लैंगिक जनन। देखो, बात करें तो जनन जो है, जनन की प्रक्रिया में लैंगिक जनन भी हो सकता है, अलैंगिक जनन भी हो सकता है। अब एक्चुअल में अलैंगिक जनन क्या है उसको समझना और लैंगिक जनन क्या है उसको समझना। लैंगिक जनन की बात करूं तो 2 अलग अलग जनन कोशिकाओं से, है ना, 2 अलग अलग जनन कोशिकाओं के जनन से अगर एक नई संतति जनन कोशिका बनती है या एक नई संतति उत्पन्न होती है तो वो तो कहलाएगा लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन की मैं बात करूं, जैसे सपोज करना कि मान लो कि मैंने जैसे अभी एक एग्जांपल दिया, गुलाब का पौधा है ना, कहीं गुलाब का पौधा लगा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं? उस गुलाब के पौधे की एक कली को यहाँ से तोड़ सकते हैं और तोड़ कर लाकर उसको, मतलब गीली मिट्टी में ही पैक करके लाना है, ठीक है। तोड़कर उसको गीली मिट्टी में पैक कर आप लाकर अपने घर के गमले में इसको लगा सकते हो, और आप कुछ समय बाद में देखोगे कि वही गुलाब का पौधा जिसे आप तोड़ के लाए तो वैसे का वैसा ही समान पौधा आपके गमले में भी हो गया।
अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आप यहाँ पर जहाँ से आप कली तोड़ के लाए हो वो एक ही पेरेंट पौधा था, है ना, या अलग अलग दो पौधे नहीं थे, इस एक ही पौधे की कली को आप लेके गए और आगे जाके जब उस पर आपने लगाया तो आपके वहाँ पर भी वैसी ही मतलब वैसा ही जो है पौधा उग गया। जब एक ही पेरेंट से, है ना, एक ही पेरेंट से संतान की उत्पत्ति होती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर। और अगर मैं लैंगिक जनन की बात करूँ तो जैसे कि जंतुओं में देख लो कि भाई जब नर के शरीर से, जैसे हमारी बात कर ले, मानव शरीर की बात कर ले, तो मानव शरीर में नर के शरीर से एक कोशिका आएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, नर युग्मक। क्या कहेंगे भाई, नर युग्मक कहेंगे, ठीक है। और नर के शरीर से नर युग्मक कोशिका कौन सी है भाई, शुक्राणु है, ठीक है। और मादा के शरीर से मादा युग्मक की बात करें तो मादा के शरीर से अंडाणु के रूप में एक मादा कोशिका आएगी, ठीक है। और इन दोनों के आपस में निषेचन से, इन दोनों के आपस में फर्टिलाइजेशन से ही जो है एक भ्रूण का निर्माण होता है और उसके बाद में संतान की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ दो अलग अलग पेरेंट्स से जो है, या अगर हम बात कर सके यहाँ दो अलग अलग कोशिकाएं आई है और उन दोनों कोशिकाओं के आपस में निषेचन से जो है एक संतान की उत्पत्ति हुई है। जबकि ये जो गुलाब के पौधे वाला मैंने एग्जांपल आपको बताया, यहाँ से आपने एक ही पौधे से उस कली को हटाकर दूसरी जगह लगाया है ना। तो जब मतलब हम कह सकते हैं कि दो पेरेंट्स से अगर हम किसी संतान की उत्पत्ति करवा रहे हैं तो वो लैंगिक जनन कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और जहाँ एक ही पेरेंट से हम जो है संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं तो वो फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन कहलाएगा। तो अब बात करते हैं कि विविधता के कारण में कौन सा कारण हो सकता है, लैंगिक जनन का या अलैंगिक जनन का। तो ध्यान रखना कि अलैंगिक जनन में तो एक ही पेरेंट था तो हमेशा उसी पेरेंट के गुण जो है संतान में दिखाई देंगे, कुछ नए लक्षण आ ही नहीं सकते। लेकिन लैंगिक जनन में ये संभावना है कि दो अलग अलग पेरेंट्स से लक्षण आ रहे हैं, उन दोनों पेरेंट्स के लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं बच्चे में, अदरवाइज कुछ एक नया ही लक्षण प्रकट हो सकता है। विविधता का पहला कारण क्या हो गया, लैंगिक जनन, ठीक है। विविधता का पहला कारण हो गया लैंगिक जनन। इसको आगे भी समझेंगे कि भाई ये जो लैंगिक जनन है, चलो इसमें माता के भी गुणसूत्र आए और पिता के भी गुणसूत्र आए तो फिर नया लक्षण प्रकट कैसे हुआ, आगे जब अभी अपन देखेंगे। डीएनए पे हमारे होते हैं जीन के कुछ खंड, जब वो जीन परिवर्तित हो जाते हैं तो नए लक्षण प्रकट होते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे चेंजेस से हो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो बाह्य वातावरण से, भाई वैसे देखो कितना पॉल्यूशन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो पॉल्यूशन के कारण भी कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ना, और वो रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारी डीएनए की संरचना को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, यानी हमारे डीएनए में कुछ चेंजेस ला सकता है। और जब हमारा डीएनए चेंज हो सकता है तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे पेरेंट्स से विपरीत हमारे में लक्षण भी आ सकते हैं। तो लैंगिक जनन होगा तो अलग अलग एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक कोशिकाएं आपस में होगी, उसमें निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उससे संतान की उत्पत्ति होगी। तो नर युग्मक के गुण भी आ सकते हैं, मादा युग्मक के गुण भी आ सकते हैं, और अदरवाइज जो है कोई तीसरा ही लक्षण जो बिल्कुल विपरीत होगा वो भी प्रकट हो सकता है। तो विविधता का पहला कारण लैंगिक जनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये तो हो गया, दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है यहाँ पर उत्परिवर्तन। क्या हो सकता है भाई, उत्परिवर्तन। सबने पढ़ा होगा उत्परिवर्तन, डार्विन का सिद्धांत आपने सबने पढ़ा है कि डार्विन ने कहा था कि जो मतलब जीव कहते हैं कि समय के अनुसार अपने आप को चेंजेस कर ले, समय जैसा परिवर्तन करवा रहा है, अगर वैसा ही परिवर्तन समय के साथ जीव अगर अपने अंदर कर ले तो इसका मतलब उस जीव का विकास होना निश्चित है। और अगर वो समय के साथ परिवर्तन नहीं करे तो फिर उस जीव का विकास नहीं हो सकता है। और डार्विन के नियम में हमने पढ़ा था वो जिराफ वाली गर्दन की, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो गई है ना, उसका रीजन था कि पहले जो है पेड़ की पत्तियां नीचे थी तो जिराफ को कभी भी गर्दन ऊपर उठाकर पत्तियां नहीं तोड़नी पड़ी। पर जब पेड़ों की पत्तियां मतलब पेड़ बहुत लंबे हो गए, पत्तियां ऊपर तक लगने लगी, तो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए जिराफ को एक मतलब ताकत लगानी पड़ी, एक बल लगाना पड़ा, अपनी पेशियों को इतना खींचना पड़ा कि भाई वो ऊपर तक की टेनियों तक का क्या कर सके, पत्तियों को खा सके। उससे क्या करा, समय के साथ जो चेंजेस आया उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, उसी के अकॉर्डिंग अपने अंदर नए लक्षण उत्पन्न कर लिए, और उससे क्या हुआ कि उसकी जो है जिराफ की गर्दन जो है वो लंबी हो गई। तो ऐसा सिद्धांत हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। उत्परिवर्तन की मैं बात करूं, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है मेंडल ने भी दिया था। मेंडल ने भी अपने नियम में बताया था कि उत्परिवर्तन जो है वो किस तरीके से होता है और उत्परिवर्तन के कारण संतान में कैसे लक्षण प्रकट होते हैं। उत्परिवर्तन का सीधा सा ऐसा मतलब है
कि हमारे डीएनए में अचानक परिवर्तन होता है और वे संतान में भी आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन। यानी हम बात करें जिराफ की उस पहली पीढ़ी की जिसकी गर्दन लंबी होना शुरू हुई होगी, तो जब पहली पीढ़ी में जिराफ की गर्दन लंबी हो गई तो दूसरी उससे आने वाली जो अगली पीढ़ियां थी उन सब में जिराफ की गर्दन का लंबे होने का ये लक्षण जो है वो प्रकट हो गया। ठीक है, तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन, उत्परिवर्तन म्यूटेशन ये भी एक कारण हो सकता है कि संतान से विपरीत, मतलब माता पिता से विपरीत संतान में नए लक्षण की उत्पत्ति होना। ठीक है, अब उत्परिवर्तन के बारे में हालांकि सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया था। किसने बताया था भाई? ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया था। ह्यूगो डी ब्रिज से पहले भी, ह्यूगो डी ब्रिज से पहले भी उत्परिवर्तन के बारे में मेंडल बता चुके थे, मेंडल बता चुके थे। लेकिन मेंडल ने जो भी सिद्धांत दिए या मेंडल ने जो भी अनुसंधान किया, लगभग उनके अनुसंधान करने के बाद में 14 साल बाद में उनके उस अनुसंधानों को वापस खोजा गया और उसके बाद उनको जो है मान्यता प्रदान की गई। तो 14 साल का जो ये ब्रेक रहा, उस ब्रेक के बीच में जो है ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के बारे में बता दिया, जबकि फाइनली अगर हम बात बताएं तो उत्परिवर्तन मेंडल का ही द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, उत्परिवर्तन भी कारण हो गया विविधता का। तीसरा और क्या कारण हो सकता है? तो तीसरा कारण मैंने जो आपको बताया कि पर्यावरण भी तीसरा कारण हो सकता है। पर्यावरण में अगर मैं बात करूं पॉल्यूशन की, है ना, पर्यावरण प्रदूषण की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स या कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे डीएनए की संरचना को चेंज करते हैं, डीएनए की संरचना में परिवर्तन करते हैं, तो उससे भी कुछ नए लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होते हैं। और फिर वही लक्षण जब हमारी संततियों में आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि मतलब हमसे उत्पन्न होने वाली संतति में एक नया ही लक्षण प्रकट हुआ जो कि विविधता का कारण है। तो नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है? पर्यावरण या एनवायरमेंट। तो इन तीन कारणों से, और भी कारण हो सकते हैं, विविधता के बहुत से कारण हो सकते हैं। जेनेटिक कोड्स की मैं बात करूं तो उनमें चेंजेस हो जाए तो भी विविधता आ सकती है, बच्चे में नए लक्षण प्रकट हो सकते हैं, पर मेन तो ये तीन ही है, लैंगिक चयन के कारण, ठीक है, उत्परिवर्तन के कारण और पर्यावरण या एनवायरमेंट के कारण। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ तो अभी अपने नॉर्मल सा ये समझा कि आनुवंशिकी क्या है और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, वंशागति क्या होती है, विविधता क्या होती है, विविधता के कारण क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषाएं, कि परिभाषा अगर आपने पहले समझ ली तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी जब हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे। परिभाषाओं में मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि जीन किसे कहते हैं। भाई ये शब्द जो है बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जीन क्या कहलाता है। परिभाषा, परिभाषाएं, परिभाषाएं में सबसे पहले हम जीन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। जीन के लिए हम कह सकते हैं कि डीएनए के ऐसे छोटे छोटे खंड होते हैं जो कि हमारे लक्षणों यानी कि हमारे ट्रेट्स का निर्धारण करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा में या डेफिनेशंस में, डेफिनेशन, परिभाषा या डेफिनेशन में हम सबसे पहले देखेंगे जीन के बारे में। तो देखो पहले तो इस जीन को समझने का प्रयास करना, ये कैसे जो है डीएनए पे कहाँ होते हैं और इनका कार्य क्या है। अभी देखो जीन और लक्षण दोनों की जब मैं परिभाषाएं आपको समझा दूंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि जीन क्या है और हमारे लक्षण कैसे प्रकट होते हैं और लक्षण प्रकट होने का कारण जीन को क्यों माना गया है। ठीक है, चलिए देखो जीन या इसे हम कहते हैं, सपोज कीजिए कि ये हमारा डीएनए है और सभी ने देखो डीएनए की संरचना देख रखी है। डीएनए जो है द्विकुंडलित संरचना में होता है। किस में होता है भाई? डबल स्ट्रेट होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है। चलिए अब अगर इस डीएनए की मैं बात करूं, देखिएगा यहाँ पर ये पूरा डीएनए, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि हमारा पूरा डीएनए हमारे किसी एक लक्षण को प्रकट करने में काम आता है। पूरे डीएनए से हमारा एक लक्षण प्रकट नहीं होता है। डीएनए के अंदर जीन के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं या हम कहते हैं कुछ छोटे खंड होते हैं जिसको हम फ्रेगमेंट्स बोल सकते हैं, वही हमारे लक्षण का निर्धारण करते हैं। सपोज करना कि ये एक डीएनए है और इस डीएनए में मैं अगर बात करूं तो यहाँ जैसे कि इस ऊपर वाले हिस्से की हम बात कर ले पहले ना, यहाँ पर जीन की कुछ छोटे खंड है। अब जीन का ये वाला खंड है, मान लो हमारे आंखों का रंग निर्धारित कर रहा हो, है ना, आंखों के रंग का निर्धारण कर रहा हो ये वाला खंड। चलिए इसने ये लक्षण प्रकट कर दिया, आंखों का रंग, जैसे कि मैं लिख देती हूँ भूरा। ठीक है, आंखों के भूरे रंग का लक्षण प्रकट किया किसने? डीएनए के सिर्फ इस छोटे से जीन खंड ने। इसके बाद में बात करूं कि मान लो सपोज ले कि डीएनए के बीच का ये वाला जीन खंड, ये जीन खंड क्या कर सकता है? मान लो कि हमारी त्वचा का रंग निर्धारण कर दे कि त्वचा या तो बहुत ही ज़्यादा श्वेत वर्ण की होगी या फिर त्वचा जो है श्याम वर्ण की हो सकती है। भाई दो ही रंग हो सकते हैं त्वचा के अंदर। ठीक है, चलिए तो ये हमारी त्वचा का रंग निर्धारण करने वाला हो गया।
इसके अलावा मैं बात करूं कि यहाँ पर भी कोई छोटा सा जीन का खंड है और इस जीन के खंड ने हमारे जो स्वभाव क्या कि भाई हमारा स्वभाव कैसा रहेगा, क्रोधी रहेगा, हम नरम स्वभाव के रहेंगे, या इसके अलावा में भी मैं बात करूं जैसे हमारी लंबाई का कि भाई हम लंबे रहेंगे या बौने रहेंगे, तो हमारी लंबाई का भी निर्धारण कर दिया। तो यहाँ पर ये देखो कि इस पूरे डीएनए में छोटे छोटे खंड है, छोटे छोटे जीन के खंड हैं जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं। पूरा डीएनए मिलकर हमारे एक लक्षण का निर्धारण नहीं करता है, बल्कि इस डीएनए पर उपस्थित कुछ छोटे जीन के खंड हमारे एक लक्षण का निर्धारण करता है। तो डीएनए तो अक्सर अगर हम बात करें, पढ़ेंगे हम सारे, भाई न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में जो ये हमारे आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए आरएनए, इनकी संरचना क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल हम कि अभी जीन की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो उतना ही हमने यहाँ पर डीएनए का यूज किया है, ठीक है। चलिए, तो जीन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको जीन किसे कहते हैं। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं कि डीएनए के खंड, डीएनए के खंड, या हम इनको कह सकते हैं फ्रेगमेंट, डीएनए के खंड या फ्रेगमेंट्स जो कि हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जो कि हमारे लक्षण जिसके लक्षण हम जिसको कहते हैं ट्रेट्स, जो कि हमारे लक्षणों या ट्रेट्स का निर्धारण करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर बात की जाए कि जीन की जो ये जीन शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जीन शब्द सर्वप्रथम जॉनसन ने दिया था, है ना। लेकिन जॉनसन से पहले भी जीन के बारे में मेंडल बता चुके थे। मैंने कहा ना कि आनुवंशिकी में मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जब अनुसंधान किए थे तो ये सारी परिभाषाएं इन्हीं की थी। इन्होंने जीन मतलब सारी परिभाषाएं समझ लो, या ऐसे समझ लो कि जो भी हम अभी परिभाषा में पढ़ेंगे जैसे जीन, लक्षण, विकल्पी, एलील वगैरह, ये सब कुछ जो है मेंडल खोज चुके थे। लेकिन मेंडल ने सिर्फ अनुसंधान किया और मतलब जो है अपने तक ही रखा, लोगों की दुनिया के सामने उसको लेके नहीं आए। तो लोगों के सामने भी नहीं आया कि भाई यहाँ जो है कि हमारी वंशागति के लिए क्या क्या कारक जो है वो उत्तरदायी हो सकते हैं, जैसे कि जीन वगैरह क्या है, लक्षण वगैरह क्या है, ये लोगों के सामने नहीं आया। लेकिन 14 साल बाद में जब उनके प्रयोगों को लोगों के सामने लाया गया, तब जाके पता चला था कि जो इनके बाद में, जैसे जॉनसन के लिए मैंने बोला ना अभी कि जीन शब्द जो है जॉनसन ने दिया, लेकिन जॉनसन तो मेंडल के बाद में आए, उन्होंने ये शब्द दिया, लेकिन इस शब्द से पहले मेंडल इसको जो है बता चुके थे कि जीन ये होता है। जीन के बारे में मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि मेंडल ने जीन को कहा कि कारक, कि ऐसे कारक डीएनए पे कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो मेंडल ने जिसको कारक बताया, जॉनसन ने उसी को क्या कह दिया, जीन शब्द दे दिया। तो यानी अगर हम बात करें तो जीन की सबसे पहले खोज तो मेंडल ने ही की है, सिर्फ शब्द जो है जीन शब्द वो जॉनसन ने दिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी हम नोट डाल के लिख सकते हैं कि मेंडल ने जीन को कारक कहा था। मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए मटर के पौधे पे, तो उस समय मेंडल ने कहा कि डीएनए पे कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मेंडल ने इनको इनको कारक कारक या फैक्टर कहा, कारक या फैक्टर कहा। यहाँ लिख सकते हैं तीन शब्द सर्वप्रथम जॉनसन ने दिया, तीन शब्द सर्वप्रथम जॉनसन ने दिया। चलिए, तो जीन समझ में आ गया कि डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जिनसे हमारे लक्षणों का निर्धारण होता है। तो मैंने कहा ना कि कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे में नया लक्षण प्रकट हो जाए, तो ये जो जीन की यह कोडिंग होती है, आगे हम देखेंगे कि भाई डीएनए में जब डबल स्ट्रैंड होता है तो इसमें जैसे जो इसके बीच में संरचना होती है, इसमें कुछ न्यूक्लिक अम्ल आपस में जुड़े होते हैं, है ना, जैसे एडेनोसिन थायरोसिन से जुड़ा होता है, तो वो सब कुछ अपन देखेंगे। जब जीन के खंड में किसी प्रकार की कोई जीन कोडिंग चेंज हो जाए तो उससे भी एक नया लक्षण प्रकट हो सकता है। समझ में आ गई? चलिए, वो आगे जब डीएनए की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें पूरा पढ़ेंगे अपन। तो अब आगे बात करते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। जीन समझ में आ गया, अब देखते हैं कि लक्षण किसे कहते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण या ट्रेट,
भाई ये परिभाषा इसलिए पढ़नी है कि जब हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे, मेंडल के तीनों नियम पढ़ेंगे आनुवंशिकी के, तो वहाँ इन परिभाषाओं का बहुत रोल होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है ना तो इन्हीं परिभाषाओं के ये शब्द उठाए जाते हैं। तो इन शब्दों का मीन्स अगर आपको पता है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आनुवंशिकी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। चलिए, लक्षण या ट्रेट क्या होते हैं? अभी अभी अपन ने पढ़ा कि जीनों के द्वारा लक्षणों का निर्धारण होता है। तो क्यों ना मैं ये कह सकती हूँ कि जीवों की अभिव्यक्ति लक्षणों के रूप में होती है। भाई जो ये जीन थे उनकी अभिव्यक्ति हम कैसे करेंगे? जीन एक ऐसे कारक है जो हमारे लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीन को अभिव्यक्ति हमने इस तरीके से किया है कि भाई ये हमारे जो है लक्षण का निर्धारण करता है, तो लक्षणों के रूप में इस जीन की अभिव्यक्ति होती है। सीधा सिंपल सा यहाँ लिख सकते हैं कि जीनों की भाई जो जीन जिस प्रकार का लक्षण प्रकट करेगा उसकी अभिव्यक्ति हम वैसे ही तो करेंगे कि ये जीन जो है हमारी आंखों के रंग का निर्धारण कर रहा है, ये जीन हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण कर रहा है। जीनों की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशंस हम लक्षणों के रूप में होती है। ठीक है, जीनों की अभिव्यक्ति जीनों की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन लक्षणों के रूप में होती है ठीक है। अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल अच्छा सा मैं बताती हूँ। जो अपन की मेंडल ने जब मटर के पौधे पर अनुसंधान किया था, अध्ययन किया था, तो उसने क्या किया था, 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, है ना। तो उस पौधे के 7 जोड़ी लक्षणों पर उन्होंने अध्ययन किया था। तो उनके जैसे जीन है वो कैसे प्रभावित हुए, है ना, और मतलब किसके लिए, जैसे कि लंबेपन के लिए कौन सा जीन था, बौनेपन के लिए कौन सा जीन था, वो सारे उन 7 लक्षणों की हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेंडल ने अपने मटर के पौधे पे लगभग उनकी मैं बात करूँ तो उन्होंने पहले 34 गुणों का अध्ययन किया था, फिर 34 से वो सीधा आ गए 22 पर, और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने फाइनल रिजल्ट जो निकाला ना वो 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करके उन्होंने अपने मतलब मटर के पौधे पे आनुवंशिकी का फाइनल रिजल्ट दिया था। जबकि जब उन्होंने पहली बार ये स्टार्ट किया तो पौधे के 34 गुणों पर अध्ययन करना शुरू किया, उसको धीरे धीरे कम करके 22 पे आए। 22 पे आने के बाद में कि भाई अब फाइनली इस पूरे ही मतलब अनुसंधान का सार क्या निकलना चाहिए, तो उन्होंने मटर के पौधे के 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। अब देखो ये 7 जोड़ी लक्षण पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे ना अभी जिसकी परिभाषा पढ़ने वाले हैं एलील या विकल्पी, के लिए हमें ये 7 जोड़ी लक्षण यहाँ पर देखना जरूरी है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर मटर के पौधे के यानी जो अभी वैसे भी देखें कि आनुवंशिकी में सबसे ज़्यादा यही पढ़ने हैं मेंडल के नियम। यहाँ पे धीरे धीरे जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ साथ में पढ़ते जाते हैं ना। चलिए, मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी लक्षणों का 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन। अब बात करें कि भाई ये 7 जोड़ी लक्षण थे कौन कौन से। जैसे कि इन 7 जोड़ी लक्षणों में उन्होंने क्या रखा, वे पौधे की लंबाई को भी लिया, फिर बात करें फली के रंग को भी लिया, फूल की आकृति को भी लिया, बीज का रंग कैसा होगा वो लिया, बीज की आकृति को लिया, पुष्प का रंग लिया और पुष्प की स्थिति का लिया। ठीक है, तो जो 7 लक्षण है पहले उन 7 लक्षण की अपने यहाँ एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल के माध्यम से हम जो है आगे कि भाई ये जो एलील या विकल्पी होते हैं वो किस तरीके के होते हैं वो सब कुछ अपन यहाँ पे देखेंगे। चलो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन 7 लक्षणों की, तो इन 7 लक्षणों में सबसे पहले पौधे की लंबाई। अब पौधे की लंबाई वाले गुण के यहाँ पर दो ही है ना, मतलब अपने को वो रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। या तो पौधे की लंबाई की अगर हम बात करें तो या तो पौधा लंबा हो सकता है या पौधा बोना हो सकता है। तो 2 लक्षण, यानी जितने उन्होंने 7 लक्षण यहाँ पे लिए, उन 7 लक्षण के लिए उन्होंने यहाँ पर मतलब पौधे के लिए जो ये 7 लक्षण इन्होंने चुने, उन 7 के लिए इन्होंने 2 विकल्प चुन लिए।
अब वो दो विकल्प क्या क्या हो सकते हैं उन पे हम बात करते हैं, और उसी के आधार पे आप खुद रिजल्ट निकालेंगे कि मेंडल के द्वारा एलील या विकल्पी क्या है, एलील या विकल्पी किसे कहते हैं। ये हो गए भाई 1 2 3 4 5 6 7। तो मेंडल ने सबसे पहले हम बात करें कि लक्षण के रूप में क्या क्या लिया। देखो लक्षण में उन्होंने सबसे पहले पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई। अब ये जो पौधे की लंबाई है के लिए उन्होंने दो, मतलब इस पौधे की लंबाई वाले गुण की इन्होंने दो विकल्प चुन लिए। दो विकल्प क्या चुने इन्होंने कि या तो पौधा लंबा हो सकता है, तो हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कैपिटल टी से, या पौधा बोरा हो सकता है जिसको हम भी ऐसे स्मॉल टी से प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर इन्होंने क्या लिया, फिर इन्होंने लिया फली का रंग। अब फली का रंग जो है, फली के रंग के लिए भी इन्होंने दो विकल्प चुने कि या तो फली का रंग हरा हो सकता है, या तो फली का रंग हरा हो सकता है, या इसके अलावा फिर फली का रंग पीला हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में इन्होंने देखा फूल की आकृति, फूल की आकृति यानी फ्लावर का शेप कैसा होगा। अब फ्लावर का शेप यहाँ पर कैसे भाई, कि फ्लावर का खुद का शेप नहीं, फ्लावर जो है कि मतलब जो सॉरी फूल, फूल की आकृति बाद में लेंगे, पहले फली की आकृति, कि फली जो है वो फूली हुई है या खोखली है। ठीक है, तो फली का रंग लिया, फली के रंग के बाद में फली की आकृति, फली की आकृति को देखी कि भाई फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है। दो विकल्प ले लिए यहाँ पर भी कि या तो फूली हुई हो सकती है या सिकुड़ी हुई हो सकती है। उसके बाद में फूल का रंग, पहले फूल का रंग फिर फूल की स्थिति। ठीक है, फूल का रंग, फूल का रंग में इन्होंने कि भाई पहला क्या चुना विकल्प कि या तो फूलों का रंग पीला हो सकता है या फिर फूल क्या हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखो आपको भी इसी क्रम में याद रखना है। मैंने ऊपर फली का रंग, देखो फली के रंग में हरा और पीला लिखा है। ठीक है, यहाँ फूल का रंग मैंने पीला और हरा लिखा है, आपको भी इसी क्रम में याद रखना है क्योंकि मेंडल ने इसी क्रम में जो है अपना ये इस पे मटर के पौधे पे अध्ययन किया था। चलिए अब फूल का रंग हो गया, फूल के रंग के बाद में अगर हम बात करें तो बीज का रंग, बीज का रंग, बीज के रंग की बात करें तो बीज के रंग के लिए कि या तो बीज जो है वो पीले हो सकते हैं, सॉरी बीज का रंग पीला, का रंग एक सेकेंड, फूल का रंग, यहाँ फूल का रंग नहीं, यहाँ बीज का रंग लिख लें आप। फूल का रंग तो बैंगनी या सफ़ेद होगा। चलो फली की आकृति हो गई, अब लिखिए बीज का रंग पीला या हरा। फिर बात करें कि जो बीज है की आकृति कैसे होगी, बीज या तो गोल होंगे या झुर्रीदार होंगे। तो बीज की आकृति, बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार, गोल या झुर्रीदार, ये हो गया क्लियर। चलिए उसके बाद में देखते हैं कि फूल का रंग, फूल का रंग यानी पुष्प का रंग या तो हो सकता है बैंगनी और या हो सकता है श्वेत, श्वेत यानी सफ़ेद। ठीक है, चलिए उसके अलावा बात करें पुष्प की स्थिति। अच्छा यहाँ एक कॉलम और हमारा रह गया, कोई नहीं, हम ये जो लक्षण वगैरह ये अपने लिखे ये ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर ये तो हो गए लक्षण और यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं हम। अब नेक्स्ट हमारा बच गया है पुष्प की स्थिति, फूल की स्थिति, फूल की स्थिति, या तो फूल जो है अंतस्थ होंगे या फिर क्या होंगे कक्ष मतलब अंतस्थ होंगे या फिर हो सकता है अक्षीय या कक्षीय हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं या तो फूल अक्षीय स्थिति पे हो सकते हैं यानी कि कक्षीय स्थिति पे हो सकते हैं या अंतस्थ हो सकते हैं। ये क्या है अंतस्थ और अक्षीय और कक्षीय, ये भी अपन सब देखेंगे। चलो तो यहाँ पर देखो कि ये जो 7 लक्षण लिए, इन्हीं 7 लक्षणों के साथ में उन्होंने 2 विकल्प भी लिए हैं। तो आगे जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ कि विकल्पी या एलिल क्या होते हैं। मेंडल के अकॉर्डिंग विकल्पी या एलिल किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि विकल्पी, विकल्पी या एलिल
और यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगी कि जैसे मैंने कहा कि पेरेंट है, तो पेरेंट से नर युग्मक आएगा, मादा से मादा युग्मक आएगा, तो वो भी एलिल ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिल। कैसे? पहले एलिल को समझ ले, उसके बाद बताएंगे आपको। चलिए, एलिल क्या है कि प्रत्येक लक्षण के दो विकल्प होते हैं, या प्रत्येक गुणों के, जैसे लंबाई का गुण है तो उसके दो विकल्प हो गए, है ना, त्वचा का रंग है तो उसके दो विकल्प हो गए। तो जब किसी भी लक्षण के दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं, उन्हीं को हम विकल्पी या युग्म विकल्पी या एलील कहलाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी लक्षण के दो या दो से अधिक, हालांकि जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पे, तब उन्होंने प्रत्येक लक्षण के लिए दो ही विकल्प चुने, है ना। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जेनेटिक में हमेशा प्रत्येक लक्षण के लिए दो ही विकल्प चले, प्रत्येक लक्षण के लिए 3 से 4 विकल्प भी हो सकते हैं ना। तो किसी भी लक्षण के लिए दो या दो से अधिक विकल्प या ऑप्शन हो तो से विकल्पी या युग्म विकल्पी, कि भाई दो होंगे तो युग्म विकल्पी हो गया, तो युग्म विकल्पी या एलिल कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जैसे कि लंबाई के गुण के दो विकल्प हो सकते हैं, लंबाई के गुण के दो विकल्प होते हैं। एक तो हो गया लंबापन और एक हो गया बोनापन। ठीक है, ये दो विकल्प हो गए यहाँ पर, लंबापन और बोनापन। यानी ये लंबापन और बोनापन क्या है भाई? यहाँ पर एलिल है। क्या है ये? एलिल है। समझ में आ गई बात? इनको कहेंगे कि ये लंबापन एक एलिल है और बोनापन एक एलिल है। तो जब भी किसी लक्षण के दो विकल्प दिखाई दे, इसका मतलब वो विकल्पी है या एलिल है। चलो, अब ध्यान से समझना, मानव शरीर के अंदर में जब बात करूं तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। तो हमारी प्रत्येक कोशिका में जो ये 46 गुणसूत्र है, ये पैर के रूप में होते हैं, जोड़ी के रूप में होते हैं। जब इन गुणसूत्र की मैं बात करूं, जब इन गुणसूत्र की हम बात करें तो ये जोड़ी में होंगे, और जोड़ी की हम जब बात करें तो यानी कि 23 पैर्स यानी 23 जोड़ी के रूप में होंगे। अब 23 जोड़ी के रूप में, इस कारण से ये क्या है भाई? द्विगुणित कोशिका है। क्या है ये? द्विगुणित है। द्विगुणित कह दो, या इनको हम क्या कह सकते हैं? डिप्लॉइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये कोशिकाएं द्विगुणित कोशिकाएं होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी में है, 23 जोड़ी होते हैं, यानी 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं डिप्लॉइड कोशिकाएं कहलाती है, द्विगुणित कोशिकाएं कहलाती है। और इस तरीके की कोशिका को हम जो है हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं 2n से। किससे प्रदर्शित करते हैं? 2n से। इसका मतलब हो गया कि ऐसी कोशिका जिसमें 46 गुणसूत्र है वो द्विगुणित कोशिका होगी, और उसको हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे शरीर में जब जनन कोशिकाओं की बात की जाए, है ना, तो हमारे शरीर में जब जनन कोशिकाएं अलग अलग होती है, जैसे मैं बात करूं कि नर में जनन कोशिका क्या होगी और मादा में जनन कोशिका क्या होगी, क्योंकि इससे पहले हमने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अच्छे से पढ़ा है। तो देखो, जब आगे जाकर जनन कोशिकाएं डिवाइड होती है, जैसे हम बात करें कि नर के अंदर नर जनन कोशिका कौन सी है, नर या मेल में जनन कोशिका कौन सी है, और मैं बात करूं मादा की, मादा में जनन कोशिका कौन सी है, मादा या फीमेल में जनन कोशिका कौन सी है। तो नर में देखो, नर जनन कोशिका होती है शुक्राणु। क्या होती है भाई? शुक्राणु, या जिसे हम कहते हैं स्पर्म। ठीक है, चलिए, अब ये जो स्पर्म है, ये जो 46 गुणसूत्र थे, जब ये कोशिका विभाजित होती है, नर युग्मक अलग होता है, मादा युग्मक अलग होता है, तो उस समय ये 46 गुणसूत्र जो है मतलब आधे आधे बढ़ जाते हैं, 23 हो जाते हैं, 23 नर में और 23 ही मादा में। ठीक है, तो अब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या रह गई? 23 रह गई ना। और इधर मैं बात करूँ कि जब मादा से अंडाणु बना तो उसके अंदर भी कितने भाई? 23 गुणसूत्र। क्या है भाई? 23 गुणसूत्र। यानी ये जो नर युग्मक कोशिकाएं होती है, मादा युग्मक कोशिकाएं होती है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी पाई जाती है? 23 पाई जाती है। 23 पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अगुणित कोशिकाएं। क्या कहते हैं भाई? अगुणित कोशिकाएं। कि यहाँ पेयर के रूप में नहीं है, यहाँ गुणसूत्र जो है पेयर के रूप में नहीं है, जोड़ी के रूप में नहीं है, बल्कि बटे हुए हैं
इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अगुणित कोशिका। अगुणित कोशिका। और इसको हम जो है अगुणित कोशिका को हैप्लॉइड यानी कि एच से दर्शाते हैं। अगुणित कोशिका जिनको हम कहते हैं हैप्लॉइड, और इसको हम जो है स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारी क्या है भाई? जनन कोशिकाएं हैं। क्या है? जनन कोशिका। समझ में आ गया? तो मतलब हमारी जो जनन कोशिका है वो अगुणित कोशिकाएं होती है, बाकी सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती है। सब में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन हमारी जनन कोशिकाओं में मात्र 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखो, ये जो शुक्राणु है इनको हम कहते हैं युग्मक। शुक्राणु और ये अंडाणु जो है इनको कहा जाता है युग्मक। क्या कहा जाता है भाई? युग्मक। गैमेट्स कहते हैं इनको, युग्मक या गैमेट्स। जब ये शुक्राणु और अंडाणु फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, तो इनसे फिर द्विगुणित कोशिका बन जाती है, क्योंकि ये दोनों अपने आप में क्या है? हैप्लॉइड है, अगुणित कोशिकाएं। जब इन दोनों का निषेचन होता है, यानी जब दो अगुणित कोशिकाएं आपस में जुड़ेगी, तो उससे किसका निर्माण होगा? डिप्लॉइड कोशिका का निर्माण होगा, द्विगुणित कोशिका का निर्माण होगा। इन गैमेट्स के आपस में फर्टिलाइजेशन से जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? जायगोट, या जिसे हम कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। और इसी से आगे चल के भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से संतति का मतलब भ्रूण से संतति का निर्माण होता है। ठीक है, तो जायगोट या युग्मनज तो हो गई द्विगुणित कोशिकाएं, लेकिन जो ये थे नर युग्मक और मादा युग्मक, ये थी हैप्लॉइड कोशिका। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि मेंडल का एक नियम है, मेंडल का दूसरा या तीसरा नियम है कि मेंडल के युग्मकों का पृथक्करण का नियम। तो यहाँ पर देखो कि एक जो हमारी जनन कोशिकाएं थी उसमें ये युग्मक पृथक हो जाते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी रह जाती है दोनों में। तो इसे मेंडल के युग्मकों के पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, संयोजन का नियम भी कहते हैं, और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। उसको हम आगे और एक्सप्लेन कर लेंगे जब मेंडल के ये तीनों नियम पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि विकल्पी या एलिल क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये शुक्राणु जो है ये भी एलिल है, यहाँ ये जो अंडाणु है ये भी एलिल है, यानी यहाँ दो विकल्प है। दो विकल्प हो गए ना कि भाई संतान जो है, संतान क्या, जैसे हम आगे देखते हैं कि अगर माता से एक्स आए पिता से वाई आए तो संतान लड़का हो सकता है, माता से एक्स पिता से भी एक्स आए तो संतान लड़की हो सकती है। तो यहाँ पर ये विकल्प किसके कारण है? इस नर युग्मक और मादा युग्मक के कारण। तो ये विकल्पी या एलिल क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मेंडल ने अपना पृथक्करण का नियम, संयोजन का नियम, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो कि अब हम बात करते हैं कि ये जो विकल्प है, जैसे कि पौधे का लंबापन है ना, और पौधे का बोनापन, इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा और कैसे हम जो है यहाँ पर पता करते हैं। जैसे मैं बात करूँ पौधों के अंदर बात करें, तो पौधों में देखिए कि देखो मेंडल के तीनों नियम पढ़ने हैं, तो हम जो है दोनों साथ में लेके चलेंगे, मानव शरीर की कोशिका को भी और पौधों के अंदर भी। ठीक है, पौधों में नर युग्मक की बात की जाए तो पौधों में नर युग्मक होता है, पौधों में नर युग्मक, पौधों में नर युग्मक होता है परागकण। क्या होता है भाई? परागकण होता है। ठीक है, और पौधों में नर युग्मक तो परागकण हो गया, और मादा युग्मक हो गई बीजांड। मादा युग्मक क्या हो गई? बीजांड हो गए। ठीक है, अब ये परागकण और बीजांड जब आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं तो इनसे एक नए ही पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब इनके निषेचन से बीज बनता है, और बीज बनता है तो उस बीज से हम जो है नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं, नए पौधों की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में निषेचन होगा, निषेचन से बीज की उत्पत्ति होगी, और बीज से नए पौधे की उत्पत्ति की जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो पौधों में इस तरीके से जो है मतलब नर युग्मक मादा युग्मक में निषेचन होता है। अब चलो, अब बात करते हैं कि जैसे हमने लिया था कि एलिल, एलिल किसे कहेंगे, ध्यान से सुनना, जीन किसे कहेंगे और एलिल किसे कहेंगे। देखो, जीन के लिए हमने पढ़ा कि जो हमारे शरीर में लक्षणों का निर्धारण करता है वो जीन होता है, और एलिल के लिए हमने पढ़ा कि एक ही लक्षण के जब दो विकल्प होते हैं तो वो एलिल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे समझना कि मैं अगर लिखूँ यहाँ पर कि लंबेपन का एलिल या लंबेपन का विकल्प, जैसे मैंने यहाँ लिखा लंबापन, यहाँ जैसे मैं बताऊं कि लंबेपन का विकल्प, लंबेपन का एलील, तो जैसे कि लंबेपन का एलील हम ले लेते हैं कैपिटल टी। क्या ले लेते हैं? कैपिटल टी। तो यहाँ सिर्फ मैंने कैपिटल टी लिखा है, इसका मतलब ये एक एलील है, एक विकल्प है। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ लिखूं कि बोनेपन का एलील, बोनेपन का एलील या विकल्प, तो बोनेपन का एलील या विकल्प जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्मॉल टी।
बिल्कुल छोटा स्मॉल टी, ठीक है। अब ये दोनों अपने आप में क्या है, विकल्प है। अब सपोज कीजिए कि इन दो अलग अलग पेरेंट से जब एक संतति की उत्पत्ति होगी है ना, तो उस संतति में माँ सपोज कर सकते हैं कि कौन सी जीन प्रकट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने इन दोनों को जब कंबाइन करके लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, जैसे मैंने कैपिटल टी लिख दिया, तो अब ये विकल्प नहीं है, अब ये एलील नहीं है, अब ये क्या है, जीन है। मतलब ये कैपिटल टी क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जो पौधा है वो क्या होगा, लंबा होगा। अगर दोनों ही कैपिटल टी है तो पौधे का कौन सा गुण प्रदर्शित होगा कि भाई पौधा लंबा होगा। अब ये लंबा गुण हम कैसे पता कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एलिल क्या है, कैपिटल की टी है ना, तो अब ये एलिल नहीं रहा है, अब ये क्या हो गया है, जीन हो गया है। समझ में आई? जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि दोनों स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, तो हमें सीधा सा पता चल रहा है कि स्मॉल टी किसका एलील है भाई, बोनेपन का। तो इससे जो पौधा होगा उस पौधे की लंबाई कैसी रहेगी भाई, पौधा बोना रह जाएगा, है ना। तो इसको देख के हम बता पा रहे हैं कि पौधा बोना रह जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, जीन है भाई। जिसको देखकर आप लक्षण का निर्धारण कर सको वो तो है जीन, और जिसको देखकर आप ये बता सकते हो कि शायद ये गुण हो सकता है। जैसे इस कैपिटल टी को देख के, सिर्फ कैपिटल टी, सिंगल कैपिटल टी को देख के हमने कहा कि शायद पौधा लंबा हो सकता है, और इधर स्मॉल टी को देख के हम कह सकते हैं कि शायद पौधा बोना हो सकता है। अब जब दोनों ही, इन दोनों में निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो इनसे जो मतलब कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट पे हम बता सकते हैं कि भाई रिजल्ट में क्या होगा। जैसे देखो इन दोनों में जब हमने मतलब ये पेड़ मटर के पौधे में जब ये क्रॉस करवाया गया, तो जब इस तरीके के जीन दिखाई दिए तो इसका मतलब पौधा क्या हो गया, लंबा। और जब दोनों ही स्मॉल टी दिखाई दिए, इसका मतलब पौधा क्या हो गया, बोना। और अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैंने कहा कि एक इस तरीके के भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो अब ऐसे में क्या रिजल्ट आएगा भाई, दोनों कैपिटल टी थे तब तो हमने कह दिया कि सीधा सा कि पौधा लंबा है, दोनों स्मॉल टी आए तो हमने कह दिया कि ये जीन जो है पौधे को बोना रखेगा, भी हमने कर दिया। अब इस एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ जाए, तो अब ऐसे में हम क्या बताएंगे कि क्या रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट देखना, क्या रिजल्ट आएगा कि पौधा अब भी लंबा रहेगा, पौधा अब भी क्या होगा भाई, लंबा होगा। क्यों होगा कि जो एलिल या जो विकल्प अपना प्रभाव दर्शा दे वो तो कहलाते हैं प्रभावी विकल्पी या प्रभावी एलिल। जैसे कि यहाँ पर जब इस प्रकार की जीन आए तो हमने कहा कि पौधा लंबा है, इसका मतलब लंबेपन वाले गुण ने अपना प्रभाव प्रदर्शित किया, और जो होनेपन वाला गुण था वो क्या हो गया, अप्रगट रह गया, है ना। मतलब वो प्रकट ही नहीं हुआ। प्रकट कौन सा हो गया, जो लंबेपन वाला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे विकल्प, ऐसे एलिल जो अपना लक्षण आगे संतति में प्रकट करेंगे वो तो कहलाएंगे प्रभावी, और ऐसे लक्षण या ऐसे विकल्प जो आगे संतति में प्रकट नहीं होंगे या अप्रकट रह जाएंगे या छुपे हुए रह जाएंगे वो कहलाएंगे अप्रभावी एलिल। समझ में आई ये बात? चलिए, तो यहाँ पर देखो जो अपन ने पहले थोड़ा सा इसको लिख लो कि भाई ये लंबेपन का है, ये मतलब जीन को हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, और ये जो है ये लंबेपन का जीन है, लंबेपन का जीन, और ये बोनेपन का जीन, और इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रभावी एलिल। क्या लिख सकते हैं, प्रभावी एलिल, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देखो कि जो अपन ने मैंडल के 7 ये देखे थे, उन 7 में से कौन से प्रभावी एलिल होंगे और कौन से अप्रभावी एलिल होंगे। यहाँ देखो ये जो यहाँ पर मैंने लिखवाया है ना, दो प्रत्येक के मैंने 2 विकल्प लिखाए हैं। जैसे फूल की स्थिति अक्षीय होगी या कक्षीय या अंतस्थ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षीय और कक्षीय ये जो है, ये तो सभी क्या है, ये सारे लक्षण प्रभावी एलिल है, यानी पौधों में यही प्रकट होंगे। और ये जो है ये क्या है, अप्रभावी एलिल। ये क्या है भाई, अप्रभावी एलिल, यानी कि ये पौधे में अप्रकट रहेंगे, या आगे आने वाली संतान में भी अप्रकट रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो फूल की स्थिति अक्षीय या कक्षीय हो सकती है, पौधे की लंबाई लंबा हो सकता है, फली का रंग हरा, और फली की आकृति फूली हुई, बीज की आकृति बीज का रंग पीला, बीज की आकृति गोल, और फूल का रंग बैंगनी। समझ में आ गई बात? चलिए, अब ये थोड़ा सा ये देख लो कि ये अक्षीय या कक्षीय या अंतस्थ क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि फूल अगर बिल्कुल टिप पे लगा है, जैसे हम बात करें कि ये जैसे मान लो कि कोई पौधा है और ये इसके ब्रांचेस है, और अगर फूल बिल्कुल इन ब्रांच के बिल्कुल टिप पे लगा हुआ है, यहाँ पर अगर फ्लावर लगे हुए हैं ना, इसको हम कहते हैं कि फूल की स्थिति है अंतस्थ। क्या है, फूल की स्थिति है अंतस्थ,
ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि फूल इन ब्रांचेस के अंदर की ओर कहीं भी किसी भी पार्ट से निकल कर लग जाए, यहाँ लग जाए, मान लो फ्लावर है ना, यहाँ फ्लावर लगे हुए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि फूल जो है अक्षीय स्थिति पे है, कक्षीय स्थिति पे। ठीक है? तो यहाँ पर अपन ने अभी देखा कि इसका प्रभावी लक्षण कौन सा होगा। प्रभावी लक्षण होगा कि फूल जो है या तो कक्षीय स्थिति पे होंगे या अक्षीय स्थिति। कक्षीय यानी हम कह सकते हैं एक्सियल स्थिति, है ना, एक्सियल कंडीशंस पे हो सकते हैं। और अंतस के लिए हम कह सकते हैं कि जो है टर्मिनल स्टेट पे ही हो सकते हैं ना। तो एक्सियल 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 स्टेट, एक्सियल स्टेट या टर्मिनल स्टेट। ठीक है, टर्मिनल स्टेट। चलिए, तो यहाँ पर कि भाई हमने ये भी देख ली कि इनमें से कौन सा गुण प्रकट होगा और कौन सा गुण अप्रकट होगा। तो पुष्प की स्थिति में एक बार देखो वापस उस टेबल को देखिए यहाँ पर कि पुष्प की स्थिति जो हमने बताई, पुष्प की स्थिति में कहा गया भाई ये रही फूल की स्थिति में हमने अक्षीय या कक्षीय बताया, यानी ये प्रभावी लक्षण है। यानी फ्लावर कहाँ लग रहे हैं भाई, अक्षीय या कक्षीय स्थिति पे ही लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रभावी एलील है, ये अपना लक्षण जो है आगे संतति में भी प्रकट करेगा। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं। और अभी फिलहाल हमने जो है कुछ एक मेन परिभाषाएं देखी है, अगली क्लास के अंदर भी हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है मेंडल के तीनों नियम को अच्छे से समझेंगे। तो इसको आप बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करिएगा, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।